हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट करा दिया है। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका उद्देश्य है भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करना। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। इसके बाद हमारा पहला टॉपिक होता है परिचय का, इंट्रोडक्शन। तो हम जानते हैं कि जब मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में निवास करता था, तो वह कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करता था। सभ्यता के साथ साथ आग की खोज हुई और भोजन पकाकर खाया जाने लगा। पहले भूनकर, फिर उबालकर और धीरे धीरे नए तरीके का आविष्कार होता गया। और वर्तमान समय में देखा जाए तो इतना ज़्यादा पाक कला बढ़ गया है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन, एक ही भोज्य पदार्थ से विविध प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट, भोजन पकाने से लाभ क्या होते हैं। तो भोजन पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, हानिकारक जीवाणु उसके नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ भोजन पकाने पर उसके रंग, रूप, गंध, स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि भोजन रुचिकर हो जाता है। भोजन पकाने से भोजन में विभिन्नताएं आ जाती हैं। भोजन को पकाकर अधिक समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दूध देखिए, दूध को वैसे अगर रखेंगे तो वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर पाश्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप रखेंगे, दूध को समय समय पर उबाल करके रखते हैं, तो दूध आपका ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो भोजन पकाने से उन्हें संरक्षित भी रखा जा सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट, भोजन पकाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। जल द्वारा भोजन पकाना, वसा द्वारा भोजन पकाना, वाष्प द्वारा भोजन पकाना और वसा द्वारा भोजन पकाना। एक बार फिर से देखिएगा, जल द्वारा, हवा द्वारा, वाष्प द्वारा और वसा द्वारा भोजन पकाना। तो एक एक करके हम यहाँ पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो जल द्वारा भोजन पकाना, यहाँ देखिए, जब माध्यम जल हो तो उस स्थिति में जो भोजन पकाने की विधि होती है उसे हम कहते हैं जल द्वारा भोजन पकाना। जल से भोजन बनाने में जल की मात्रा अधिक होती है तथा भोजन पानी जिसमें भोजन पकता है उसका तापक्रम एक सा रहने के कारण भोज्य पदार्थ जल्दी गल भी जाता है। 100 डिग्री या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलता है। इसे भोजन बनाने की आर्द्र विधि भी कहते हैं। इस माध्यम से भोजन बनाने की अलग अलग विधियों में पानी की मात्रा तथा तापक्रम के अंतर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। देखिए, जो जल द्वारा भोजन पकाना है, इसमें माध्यम क्या होता है, वो जल होता है। ठीक है, माध्यम क्या होता है, जल। अब किसी किसी में जल की मात्रा अधिक होगी तो किसी में कम होगी। ठीक है, और तापक्रम किसी में हाई होगा तो किसी में लो होगा। एक नॉर्मली बेस आपको बताया गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो जल होता है वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो जल द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां होती, कौन कौन सी होती, तो यहाँ आप देख लीजिए, उबालना, खदकना और कम ताप पर कम पानी में भोजन पकाना। ठीक है, उबालने को इंग्लिश में बॉयलिंग कहते हैं, खदकने को सिमरिंग कहते हैं, कम ताप और कम पानी में भोजन पकाने को स्टोविंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉयलिंग किसे कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भोजन चावल, दाल, रसेदार सब्जी इसी विधि से बनाते हैं। इस विधि में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है और भोज्य पदार्थ भी पक जाता है। जैसे आप दाल उबालते हैं, चावल उबालते हैं, रसे वाली जो सब्जी बनती है तो उसमें ग्रेवी भी तो उबलता ही है। ग्रेवी में ही आपके जो भी है आलू है या फिर पनीर है वो क्या होता है, पकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से बॉयलिंग मेथड के द्वारा हम भोजन पकाते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? तो इस विधि से बना भोजन सुपाच्य हो जाता है और भोजन के समस्त पौष्टिक तत्व भोज्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं, वो खराब नष्ट नहीं होते हैं। भोजन जल्दी पकता है और खर्च भी कम आता है। ठीक है। इसके बाद हम सावधानियां लिखेंगे कि भोजन उबालने की विधि से पकाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एक बार पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर देना चाहिए, अन्यथा भाप के साथ साथ पौष्टिक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप ग्रेवी पका रहे हैं तो जब वो उबाल आ जाए, उसमें बॉयल होने लगे तो उसकी आंच को क्या करिए, कम कर दीजिए, नहीं तो जो भाप तेजी से उड़ता है तो उसके साथ साथ पौष्टिक तत्व भी उड़ जाता है। दूसरी बात है, बीच में ठंडा पानी न डालें क्योंकि बर्तन के पानी का तापक्रम कम हो जाता है, इसलिए भोज्य पदार्थ चारों ओर से ठीक से नहीं गलता है। जैसे आपका भोज्य पदार्थ बॉइलिंग हो रहा है तो उसमें बीच में आप पानी मत डालिए। अगर आपको पानी बीच में डालना भी है तो आप उबाल के डालिए। ठीक है। पानी डालना है तो गर्म करके डालें। और नेक्स्ट है, भोजन पकाते समय यदि पानी अधिक हो जाए तो पानी को फेंकना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि जो भोज्य पदार्थ है उसके जो पौष्टिक तत्व है उस पानी में आ गए होते हैं, इसलिए उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है खदकना। खदकने विधि में पानी का तापक्रम उबलने के बिंदु से कम रखा जाता है। उबलने का बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री होता है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है खदकने में, सिमरिंग जिसे कहते हैं। अतः पानी में बनने वाले बुलबुले ऊपर आने से पहले ही फूट जाते हैं तथा पानी में भाप भी धीरे धीरे बनती हैं। बुलबुले बनने फूटने पर हल्की हल्की खदखद की आवाज़ भी आती है। ठीक है। इसके बाद है खदकने से क्या लाभ होता है। इस विधि से, जब खदकने विधि से हम भोजन पकाते हैं तो इस विधि से भोजन धीरे धीरे बनता है, अतः भोजन का रंग स्वाद नष्ट नहीं होता है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको पकाने के लिए ये उपयोगी होता है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जैसे आपके मांसाहारी भोज्य पदार्थ हो गए, दूध हो गए, तो उसके लिए ये उपयोगी होता है। इस विधि में कम पानी की आवश्यकता होती है, अतः साग सब्जी पत्ते वाली सब्जियों के लिए उत्तम विधि भी होती है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? तो भोजन पकाते समय ढककर रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसके भाप के साथ उड़ जाएगा इसकी पौष्टिक तत्व। नेक्स्ट है कम ताप पर कम पानी में भोजन पकाना, जिसे हम स्टोविंग भी कहते हैं। इस विधि में पानी की मात्रा कम होती है तथा तापक्रम 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या उससे कम भी होता है। कम तापक्रम होने के कारण भोजन पकने में समय अधिक लगता है, पर कम आंच पर धीरे धीरे पका यह भोजन स्वादिष्ट एवं सुपाच्य भी होता है। लेकिन ये खर्चीला बहुत होता है ना, क्योंकि कम ताप पे पकेगा तो समय ज़्यादा लगे तो गैस आपके ज़्यादा लगेंगे। लाभ क्या होते हैं स्टीमिंग विधि से? भोजन स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। बंद बर्तन में पकने के कारण पौष्टिक तत्व की हानि नहीं होती है। भोज्य पदार्थ जलने की संभावनाएं कम होती हैं। और हानि क्या होती है देख लीजिए यहीं पे। तो यह विधि अधिक खर्चीली होती है। खर्चे के साथ साथ इस विधि में समय धन व्यय भी अधिक लगता है। सेकेंड है, ये तो आपने स्टूडेंट जल विधि से भोज्य पदार्थ पकाया। अब आप पढ़ेंगे हवा द्वारा भोजन पकाना या बनाना। हवा द्वारा भोजन पकाने की विधि में गर्म हवा का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 विधियां आती हैं, भूनना या सेकना, बर्तन में भूनना, बेक करना, बेकिंग जिसे कहते हैं। तो रोस्टिंग, पैन रोस्टिंग और बेकिंग, ये 3 विधियां होती हैं हवा द्वारा पकाने की। 3 विधियां। हवा द्वारा कैसे पकता है? तो गर्म हवा दे करके भोज्य पदार्थ को पकाना। पहला हम पढ़ेंगे रोस्टिंग, भूनना या सेकना। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट रोस्टिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रोस्टिंग। डायरेक्ट रोस्टिंग जिसे हम प्रत्यक्ष भूनना या सेकना कहते हैं। इस विधि से भूनने पर भोज्य पदार्थ सीधा आग में रखकर पकाया जाता है। भूनते समय भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घुमाया जाता है ताकि वह हर ओर से समान रूप से पक जाए। जैसे बैगन, आलू, शकरकंद, मांस के टुकड़े, भुट्टा, इसी तरह से पकाया जाता है।
दूसरा होता है स्टूडेंट अप्रत्यक्ष भूनना। अप्रत्यक्ष भूनने में क्या होता है कि गर्म हवा भोज्य पदार्थों तक माध्यम से पहुंच जाती है, अर्थात आग तथा भोज्य पदार्थ के बीच एक माध्यम होता है। उसी माध्यम को गर्म करके गर्म हवा भोजन तक पहुंचाई जाती है। जैसे चना का भुनना, मूंगफली भूनने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखे होंगे, आपने कभी भुनाया होगा तो वो क्या करते हैं, नीचे से आंच लगाएंगे, ऊपर कढ़ाई रहेगी, है ना, और कढ़ाई में भी क्या रहता है, बालू या रेत रहता है। तो पहले आंच दे करके रेत को, बालू को गर्म करते हैं। जब बालू गर्म हो जाता है तब उसमें आपके चना मटर या मूंगफली को डाल करके भुना जाता है, जिससे वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाता है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि इनडायरेक्टली उस पर आँच लग रहा है। पहले बालू लाल होगा और उसके बाद आपके भोज्य पदार्थ लाल होंगे। नेक्स्ट है बर्तन में भूनना, पैन रोस्टिंग। इस विधि में भूनने के लिए माध्यम बर्तन होता है। आग से बर्तन गर्म होता है, उसकी गर्मी से भोजन भुनता है। तवे पर रोटी सेकना, जीरा धनिया, है ना, दलिया कढ़ाई या गर्म तवे पर भुनना इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। जब तवे पे देखिए आप रोटी सेकते हैं तो पहले तवा गर्म होता है, फिर तवे पे आप रोटी डालते हैं तो उस गर्म तवे से रोटी सेकता है। ठीक है, लेकिन जब रोटी को आप डायरेक्ट आंच में फुलाते हैं, आग में फुलाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष मेथड हुआ आपका। ठीक है, तो आगे इसके लाभ क्या है देख लीजिए। भोज्य पदार्थ चारों ओर से एक सम तापक्रम पर पाकर अच्छे से भुन जाते हैं और चारों तरफ से पक जाते हैं। भोज्य पदार्थों के पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। थर्ड है, भोज्य पदार्थ जितनी धीमी आंच पे भुने जाते हैं उतने स्वादिष्ट और गंधयुक्त भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेकिंग। भोज्य पदार्थों को बेक करने के लिए भट्टी या तंदूर का प्रयोग करते हैं। पहले यह भट्टी तथा तंदूर दोनों में लकड़ी जलाकर उन्हें गर्म किया जाता था, पर अब बिजली के तंदूर, गैस तंदूर भी आ गए हैं। बड़ी भट्टियों को भी विद्युत से गर्म किया जाता है। इस विधि में गर्म हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाहित होती हैं। जब भट्टी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तब उसे बेकिंग ट्रे में भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ को बेक करने के लिए अलग अलग तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए ये देख लीजिए। भट्टी या ओवन को गर्म कर बाद में उसमें भोज्य पदार्थ रखना चाहिए। ओवन या भट्टी का तापक्रम एक समान रखना चाहिए। बेकिंग करना क्या होता है स्टूडेंट, एक भट्टी आती है, पहले तो यही घर पे जो भट्टी रहती थी लकड़ी वाली ये चलती थी। वर्तमान समय में ओवन आता है जिसे भट्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आँच से जो भट्टी होती उसकी दीवार जो होती है हिट हो जाती, अंदर का टेम्परेचर हिट हो जाता है। उसे हिट से ही भोज्य पदार्थों को पकाना ही क्या कहलाता है, बेकिंग करना कहलाता है। बात समझ में आया? क्या हिट क्या होगा, भट्टी की दीवार हिट होगी। जैसे भट्टी है जल रही है, उसमें आग दिया जा रहा है, आँच दिया जा रहा है, तो आपको आँच कहीं दिखाई नहीं देगा। भट्टी अंदर से क्या होगी, उसकी दीवारें गर्म होगी जिससे कि वो पकेगा। ठीक है, बेकिंग करते समय सावधानियाँ क्या होनी चाहिए, तो पहले भट्टी को या ओवन को गर्म करके फिर उसमें भोज्य पदार्थ रख के भट्टी को का तापक्रम एक सा होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवन भट्टी का तापक्रम एक सा रखना चाहिए। ओवन भट्टी बार बार नहीं खोलना चाहिए, तापक्रम में अंतर आ जाता है। आवश्यकता से अधिक तापक्रम भोज्य पदार्थों को नुकसान भी पहुंचाता है। भोज्य पदार्थों को बेकिंग ट्रे में रखने से पहले बेकिंग ट्रे में चिकनाई लगा लेनी चाहिए ताकि भोज्य पदार्थ उसमें चिपके नहीं। जो आप ओवन खरीदेंगे मार्केट से तो उसमें अंदर के लिए ट्रे होता है, आपको अपना बर्तन नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन उस ट्रे में जब आप भोज्य पदार्थ रखिए तो उस ट्रे में क्या करिए, हल्का सा तेल या वसा लगा दीजिए जिससे कि आपका भोज्य पदार्थ उस ट्रे में चिपके ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टूडेंट वाष्प द्वारा भोजन पकाना। भाप के माध्यम से कैसे भोजन पकाते हैं देखिए। पानी का गैस रूप वाष्प कहलाता है। पानी के उबलने पर वाष्प बनती है। यदि इस वाष्प को बर्तन से ढककर उड़ने न दिया जाए तो इस वाष्प के बढ़ते हुए दबाव में भोजन पकता है। इस माध्यम से दो प्रकार के भोजन बनाया जाता है।
दो प्रकार से भोजन बनाया जाता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। पहले क्या होता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब वो जल उबलने लगता है तो वो बॉइलिंग मेथड होता है। उसी जब जल उबलता है तो देखेंगे भाप निकलता है, उसी भाप से भोजन पकाना ही क्या कहलाता है, वाष्प द्वारा भोजन पकाना। इसकी दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो पहला जो प्रत्यक्ष है इसके विषय में आप देख लीजिए। इस विधि में बर्तन में पानी गर्म करते हैं, इस बर्तन में एक जाली या बर्तन रखकर भोज्य पदार्थ उसमें रखा जाता है। बर्तन में रखा पानी उबलने पर भाप बनती है और उसकी भाप से उस पर रखा भोज्य पदार्थ पकता है। बर्तन को ऊपर से ढक दिया जाता है। ढोकला, पतौड़ा, इडली इत्यादि इसी विधि से बनता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा बर्तन होता है, उसमें पानी डाल लेते हैं। बड़े बर्तन में, जैसे आपका कुकर चढ़ा दिया आपने, कुकर में पानी डाल दीजिए और फिर आपको जो पकाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको दाल चावल एक ही पकाना है, जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं, तो क्या करेंगे कि कुकर में पहले नीचे आप दाल डाल दीजिए, फिर दूसरा एक बर्तन लीजिए, उसमें आप जैसे लोटा हो गया तो लोटा में आप चावल डाल दीजिए विथ पानी, जैसे आप डालते हैं चावल। फिर उस लोटे को क्या करिए कि कुकर में जहाँ आपने दाल डाला हुआ है उसमें एक स्टैंड आता है, स्टैंड लगा दीजिए, उसी के ऊपर आप लोटा रख दीजिए। ठीक, अब जब कुकर प्रेस कर दीजिए, जब कुकर का दाल का जो पानी है वो बॉयल होगा तो भाप निकलेगा, उसी भाप से आपके लोटे का जो चावल ढका हुआ है वो पक जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा भोजन पकाना। इसी तरह से इडली भी बनता है। इडली का फ्रेम क्या करते हैं, कुकर में डाल देते हैं और फिर उसके भाप से हमारा इडली पक के तैयार हो जाता है। इनडायरेक्टली विधि, अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इस विधि में भोज्य पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से वाष्प के संपर्क में नहीं आते। इसमें एक बड़े बर्तन के अंदर छोटे बर्तन में भोज्य पदार्थ रखकर उसे रखते हैं, पर छोटा बर्तन ढका होना चाहिए। बड़े बर्तन में पानी होता है, उसके उबलने पर छोटा बर्तन गर्म होता है, उसके ताप से उसके अंदर रखा भोज्य पदार्थ भी पक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा भी भाप से पक जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं, तो भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता कम से कम नष्ट होती है। इस विधि से पके भोज्य पदार्थ सुपाच्य होते हैं, कमजोर पाचन शक्ति वालों के लिए भी अच्छे होते हैं। इस विधि में चिकनाई का प्रयोग न होने के कारण गरिष्ठ नहीं होते। इसमें देखिए वसा नहीं होता है, इसलिए ये गरिष्ठ नहीं होता है, जिसका पाचन हमारे लिए बहुत सरल होता है। कहने का मतलब ये हेल्दी भी होता है। ठीक, आगे देखिए प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग में स्टूडेंट भाप विधि के अंतर्गत ही आता है। प्रेशर कुकिंग में क्या होता है कि वाष्प दबाव से भोजन बनाना भी इसी विधि के अंतर्गत आता है। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर की बनावट वायुरोधक होता है, जिसके अंदर के वाष्प बाहर नहीं आ पाते हैं, अतः उस वाष्प का दबाव बढ़ जाता है। इस बर्तन में एक समय में एक चीज़ या एक साथ 2-3 चीज़ भी बनाई जा सकती है। प्रेशर कुकर के लाभ क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिए। प्रेशर कुकर से पहला लाभ यह होता है कि भोजन जल्दी पकता है, जिससे कि समय, शक्ति, धन की भी बचत होती है। दूसरी बात, इसके से पौष्टिक तत्व की हानि नहीं होती है, पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होता है, एक साथ एक से अधिक भोज्य पदार्थ भी पक जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, वसा द्वारा भोजन पकाना। वसा मतलब आप समझ रहे हैं, तेल या घी का प्रयोग हम करते हैं, है ना। तो वसा के द्वारा हम भोजन कैसे पकाते हैं। इस विधि से भोजन पकाने का माध्यम चिकनाई या वसा होता है। जिस भी चिकनाई घी तेल का प्रयोग किया जाता है वह ऊष्मा पाकर गर्म होता है, अर्थात पहले ऊष्मा चिकनाई द्वारा प्राप्त की जाती है और जिससे उस चिकनाई का तापक्रम बढ़ जाता है और उसके माध्यम से भोज्य पदार्थ तक पहुंचती है। चिकनाई की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक मजबूत होगा। वसा द्वारा भोजन पकाने की मुख्य 3 विधियां हैं और ये 3 विधियां इस पर निर्भर करती हैं कि वसा की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। वसा द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां देख लीजिए आप। वसा द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां होती हैं, उथली विधि, गहरी विधि और शुष्क विधि। उथली विधि जिसे आप स्लो मेथड कहते हैं, गहरी विधि डीप फ्राई मेथड, शुष्क विधि जो होता है ड्राई मेथड कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप देख लीजिए उथली विधि। उथली विधि में क्या होता है स्टूडेंट, स्लो मेथड में क्या होता है, इस विधि में उथले बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है, धीमी आंच पर किया जाता है। इसमें वसा तेल का इतना प्रयोग किया जाता है कि भोज्य पदार्थ बर्तन में चिपके नहीं। ठीक है, इसके लिए तवा, फ्राई पैन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पराठा, डोसा, आमलेट, पापड़ इस विधि से तैयार किए जाते हैं। पहले भोज्य पदार्थ की एक ओर चिकनाई लगाकर सेका जाता है, फिर दूसरी ओर चिकनाई लगाकर सेका जाता है। जैसे जो आपने पराठा बनाया है, पराठे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंच पर डाल देते हैं नहीं ना, पहले आप क्या करते हैं, बर्तन यूज करते हैं। तो बर्तन कैसा होना चाहिए, इसके लिए छिछला बर्तन होना चाहिए, जैसे तवा हो गया, आपका फ्राई पैन हो गया, ये यूज करना चाहिए। और उथली विधि में क्या करते हैं, स्लो फ्राई होता है। इसमें जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसमें हल्का हल्का हम वर्षा तेल लगाते हैं। जैसे आप पराठा बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, तो वो उथली विधि के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट गहरी विधि, डीप फ्राई मेथड। इस विधि में वसा का प्रयोग इतना किया जाता है कि भोज्य पदार्थ इसमें पूरी तरह से डूब जाए। वसा में भोज्य पदार्थ डालने के पहले उसे तेज गर्म कर लिया जाता है। पकौड़ी, समोसे, कचौरी इत्यादि इसी विधि से तला जाता है। और इसके लिए जो आपका बर्तन होता है ना, वो गहरा यूज किया जाता है डीप फ्राई के लिए। जैसे आपने पूड़ी बनाया, कचौड़ी बनाया, समोसे बनाया, छाना, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, गहरे बर्तन जैसे कढ़ाई का आप यूज करते हैं और इसमें इतना वसा डालते हैं कि आपका बनाया हुआ भोज्य पदार्थ डूब जाए। जिससे कि पहले क्या होगा, आंच लगेगा, ताप बढ़ेगा, तो तेल आपका हीट होगा। तेल जब हीट हो जाएगा तो जब उसमें आप जो भोज्य पदार्थ डालेंगे उस ताप से वो पकेगा। सावधानियाँ देख लीजिए स्टूडेंट, गहरी तलने की विधि द्वारा भोजन बनाते समय निम्नलिखित सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। चिकनाई तेज गर्म हो ताकि भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में अवशोषित न हो सके। दूसरी बात, एक साथ अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ कढ़ाई में न डालें, क्योंकि पलटने में भी दिक्कत होती है तथा वसा का तापक्रम कम हो जाता है। भोज्य पदार्थ में अधिक वसा सोख लेता है तो उसे पहले बासी कागज या अखबार पर रखकर उसका तेल सुखा लेते हैं। देखिए, जब आप डीप फ्राई करेंगे तो कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो जो चिकनाई, जो तेल आपने कढ़ाई में डाला है उसमें भोज्य पदार्थ डालने से पहले ये ध्यान रखें कि पहले वो तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जो आपने भोज्य पदार्थ डाला है ना, वो तेल अवशोषित कर लेगा, जिससे कि आप जब उसको खाएंगे तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और स्वादिष्ट भी नहीं होता है। दूसरी बात, एक साथ कढ़ाई में बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ नहीं डालना चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि जब आप पलटोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दूसरी बात, जब ज़्यादा भोज्य पदार्थ आप कढ़ाई में एक साथ डाल देंगे तो जो तेल है, जो वसा है, उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिससे कि आपका जो पूड़ी कचौड़ी आप तल रहे हो वो बहुत अच्छा नहीं तला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर भोज्य पदार्थ आपका ज़्यादा तेल सोख भी लिया है तो आप क्या करिए, बास कागज़ आता है मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आपके यहाँ न्यूज़पेपर है, किसी प्रकार का कागज़ है, उस कागज़ में आप साफ कागज़ में भोज्य पदार्थ निकाल लीजिए और फिर उसके क्या करिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो क्या होगा, जो अतिरिक्त तेल है वो सोख लेगा। ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट शुष्क विधि, ड्राई मेथड। इसमें बाह्य चिकनाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। भोज्य पदार्थ के गर्म होने पर उसमें निहित वसा स्वयं निकलकर बर्तन में आ जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ बर्तन में चिपकता नहीं है और उसी वसा में तला या भुना जाता है। उदाहरण के लिए खोया भुनना, मांस मछली तलना, जिससे उनकी वसा निकलकर बर्तन में आ जाती है। ठीक, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो स्वयं वसा छोड़ते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त वसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे खोआ भूनते हैं तो वो खुद वसा छोड़ती है, तो उसमें आपको अतिरिक्त वसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए सावधानियाँ क्या हैं वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो तलने की विधि का प्रयोग करते समय क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है कि एक साथ लगातार तेज आंच पर गर्म न करें। ऐसा करने से वह अपनी न्यूनतम इकाई फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित
हो जाता है। एक साथ आप तेज आंच पर उसको नहीं रखेंगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, तो कड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, तेज आंच पर गर्म करने से एक्रोलीन नामक विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे धुआं निकलता है और गले में भी खराश आता है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ इस वीडियो में हमने बताया। अब अपने फाइल पे मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आप कैसे व्यंजन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।